Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट वीडियो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके जी, तो ये वन शॉट वीडियो है, पूरे चैप्टर को कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। ओके जी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। इस तरीके से आज तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़कर देखो। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो बॉडी है, बॉडी में टू टाइप्स के फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं। ओके जी, पहला फ्लूइड होता है ब्लड, जो आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ। ओके जी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो फ्लूइड होते हैं जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। पहला है ब्लड एंड सेकंड है लिम्फ। अगर ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर हमारी बॉडी में लिम्फ फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटरी पाथ कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेटरी पाथ में तीन सर्किट हम पढ़ते हैं। एक होता है सिंगल सर्किट, एक होता है ट्रांजिशन सर्किट और एक होता है डबल सर्किट। ओके जी, देखो अभी सुनो, सिंगल सर्किट जो होता है वो पाया जाता है फिश में, ट्रांजिशन सर्किट जो होता है वो पाया जाता है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ओके जी, एंड जो डबल सर्किट है वो पाया जाता है एव्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में भी डबल सर्किट पाया जाता है। अब ये सर्किट होता क्या है मैम बताओ, तो बताती हूँ ना, आओ देखो। पहला हम पढ़ते हैं सिंगल सर्किट। हम लोगों को ये तो पता है कि जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से निकलकर ऑर्गन में जाता है, और जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे ऑर्गन से निकलकर हार्ट तक आता है। क्लियर है सबको? प्योर ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इम्प्योर मतलब CO2 वाला ब्लड। ओके जी, चलिए, लेकिन जो फिश होती है ना, उनमें ब्लड उनका प्योरीफाई हार्ट नहीं करता, उनका कोई और ही करता है। देखते कौन सा ऐसा है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है? चलो, सिंगल सर्किट में क्या होता है, हार्ट से तो निकलता है CO2 वाला ब्लड, वही CO2 वाला ब्लड जाता है फिश के गिल स्लेट में। ओके जी, गिल स्लेट्स में वहाँ का ब्लड प्यूरिफाई होता है एंड गिल स्लेट से निकलती है ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो ऑक्सीजन रिवॉल्व होकर कहाँ जाती है? ऑर्गन में जाती है। फिर ऑर्गन से कौन सा वाला ब्लड निकलेगा? इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड में क्या होगी? CO2। तो ऑर्गन से इम्प्योर वाला ब्लड निकलकर दोबारा से वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से भी इसमें से कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड हार्ट से निकलेगा और गिल स्लिट्स में जाकर वो प्यूरिफाई होगा। इसको बोलते हैं सिंगल सर्किट, जो पाया जाता है फिश के अंदर। ओके जी, चलिए, अब डबल सर्किट में क्या होता है? डबल सर्किट में दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट होता है आयोटिक सर्किट और एक होता है पल्मोनरी सर्किट। ओके जी, देखो हमारा जो ब्लड होता है, ये भी हम सब पढ़ेंगे, कितने चैम्बर होते हैं, क्या होता है, सब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सुन लो, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर? 4 चैम्बर होते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है, जो एकदम जिसमें मक्खन बोलते हैं ना, मक्खन जैसा ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 वाला, मतलब O2 वाला, मतलब प्योर ब्लड कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एकदम प्योर ब्लड निकलेगा आयोटा के थ्रू और वो जाएगा ऑर्गन में। ऑर्गन में कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड। अब हमारे ऑर्गन से गंदा संदा ब्लड आएगा जिसमें CO2 डिजॉल्व होगी। अब वो CO2 वाला ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में।
क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्योर ब्लड पाया जाता है या फिर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो उसका आंसर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड सबसे गंदा वाला ब्लड जो हमारे ऑर्गन से गंदा संदा जिसमें CO2 प्रेजेंट है वो कहाँ जाता है, वो वेना केवा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में। ओके जी, तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, CO2 वाला। वही CO2 वाला ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर वो राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंड पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स के थ्रू आएगा। वहाँ लंग्स में वो प्यूरिफाई होगा और लंग्स से पल्मोनरी वेन में, वेन के थ्रू O2 वाला ब्लड आएगा जो कि लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर से सुनो, हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एकदम मोटी आयोटा निकलती है, एकदम मोटी आयोटा निकलती है जो कि ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेकर कहाँ जाती है, ऑर्गन में। मतलब हार्ट से जो हमारा ब्लड ऑर्गन में तो जाता है, हार्ट से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, प्योर ब्लड ऑर्गन में तो जाता है। और जो ऑर्गन होते हैं उनमें गंदा संदा ब्लड होता है। गंदा संदा ब्लड से मतलब कौन सा ब्लड, जिसमें CO2 डिजॉल्व है। तो CO2 वाला ब्लड ऑर्गन से निकालकर दोबारा हार्ट में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। तो वो कौन से चैम्बर में जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा CO2 वाला ब्लड। फिर ये CO2 वाले ब्लड को लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। एक और बात सुनो, जो आर्टरी होती है वो ऑलवेज प्योर ब्लड लेके जाती है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो लंग्स में ब्लड लेके जाती है, यह सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि CO2 वाला ब्लड लेकर जाती है। मैंने क्या बोला, ऑलवेज जो आर्टरी होगी वो ऑलवेज कैसे ब्लड लेके जाएगी, प्योर ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जो प्योर ब्लड नहीं लेके जाती है। उसका एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी गंदा संदा वाला ब्लड, गंदा संदा वाला हमने किसको बोला है, जिसमें CO2 डिजॉल्व है। तो वो पल्मोनरी आर्टरी से थ्रू लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में वो ब्लड प्यूरिफाई होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। क्लियर है। तो ये जो सर्किट है जो हमारे हार्ट से आयोटा के थ्रू जो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम तक जितना भी सर्किट है उसको हमने बोला आयोटिक सर्किट। और जो राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके गई थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लंग्स में वो प्यूरिफाई हुआ और प्यूरिफाई होकर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में गया, उस सर्किट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। अच्छा, डबल सर्किट कहाँ कहाँ पाया जाता था, एव्स में। एव्स मतलब जिसमें बर्ड्स आती हैं, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल में। ओके जी, याद रखना क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन होता है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, उसमें कौन सा ब्लड होना चाहिए, होना तो चाहिए उसमें ट्रांजिशन सर्किट, लेकिन क्रोकोडाइल में डबल सर्किट पाया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं ट्रांजिशनल सर्किट। ट्रांजिशनल नाम से क्लियर नहीं हो रहा, ट्रांस बीच ऐसे कुछ नहीं हो रहा। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, भगवान जी ने इसमें एट्रियम तो बना दिया, लेकिन भगवान जी क्या वेंट्रिकल का एक सेप्टर बनाना भूल गए। वेंट्रिकल का एक सेप्टा बनाना भगवान जी भूल गए। तो इनमें क्या होता है, एट्रियम तो अच्छा तरीके से डेवलप होता है, लेकिन वेंट्रिकल में सारा ब्लड मिक्स हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन से मेंबर्स हैं जिसके वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, प्योर वाला भी और इम्प्योर वाला भी। कौन सा होता है वो, ट्रांजिशन सर्किट। एग्जाम्पल इसका क्या है, रेप्टाइल्स। इसमें क्या होता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में तो सेप्टा बन जाता है, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है उसमें कॉमन फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन सर्किट। तो देखो, याद करने की एक फंडामेंटल ट्रिक है। हमने देखा फिश में कैसा पाया जाता था, सिंगल सर्किट पाया जाता था। ओके, वहाँ से क्या हो रहा था कि जो हार्ट था, हार्ट से CO2 वाला ब्लड निकल रहा था, हार्ट प्यूरिफाई नहीं कर रहा था, हार्ट से CO2 वाला ब्लड निकल कर कहाँ जा रहा था, गिल स्लेट में जा रहा था। गिल स्लेट से ऑर्गन में गया कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑर्गन से जो गंदा संदा वाला ब्लड था, मतलब गंदा संदा से मतलब
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो दोबारा से हार्ट में गया, हार्ट वेना केवा के थ्रू। हार्ट में जो था, हार्ट से कौन सा ब्लड निकलेगा, CO2 वाला ही, क्योंकि यहाँ पर गिल स्लिट में प्यूरिफाई होता है। ओके जी, तो जो फिश होती हैं, फिश में 2 चैम्बर पाए गए, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर पाए गए, रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर पाए गए, एंड एव्स एंड मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में प्रॉपर डेवलप हार्ट हुआ जिसमें 4 चैम्बर पाए गए। क्लियर है सबको? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी दिल की। ओके जी, चलिए ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड पोजीशन। जो हमारा हार्ट होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब आप पूछोगे मैम ये हमने पढ़ा तो है कि ओरिजिन एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है, एंडोडर्मल है, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता लगा आज तक कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं बताती हूँ ना, देखो जब हम अपने उसमें पहुँच जाओ, जब हम अपनी एम्ब्रॉनिक स्टेज में होते हैं ना, जो हमारा एम्ब्रॉनिक अपनी मम्मा के, जब हम फीटस में होते हैं, जब हम मम्मा के स्टमक नहीं बोलना, से फीटस बोलना, जब हम मम्मा के फीटस में होते हैं ना, तो वहाँ पर सेल्स क्या करती है, ऑर्गन बनाने के लिए कंपटीशन करती हैं। तो जो सेल्स बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गन्स बनाती हैं उसको नाम रख दिया गया एक्टोडर्मल ओरिजिन। अब जो सेल्स धीरे धीरे ऑर्गन बना रही थी, मीडियम ऑर्गन बना रही थी, उसका नाम रख दिया गया मेसोडर्मल ओरिजिन। एंड जो सेल्स एकदम बहुत धीरे धीरे सोतड़ू बना रही थी जो ऑर्गन, तो उसका नाम रख दिया एंडोडर्मल ओरिजिन। क्लियर है? तो अपनी मम्मा की जब फीटस में हम जाएंगे तो अपनी एम्ब्रॉनिक स्टेज में हम देखते हैं कि ओरिजिन का डिसाइडमेंट जो होता है वो फीटस से होता है, अपने एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट से होता है। जो सेल्स बहुत जल्दी सेल ऑर्गन को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करती हैं उनका नाम रख दिया गया एक्टोडर्मल ओरिजिन से बनी हुई हैं। जो सेल्स धीरे मीडियम बना रही हैं ऑर्गन को, उनका नाम रख दिया गया मेसोडर्मल ओरिजिन। एंड जो सेल वो सोतड़ू नींद में बना रही थी, धीरे बना रही थी, उनका नाम रख दिया गया एंडोडर्मल ओरिजिन। क्लियर है? चलिए, तो हमारा हार्ट कौन सा सेल का बना हुआ है, मेसोडर्मल ओरिजिन का। ओके जी, चलिए अब हमारा हार्ट होता कहाँ है, कहाँ होता है, कहाँ है आप लोगों का, किसी का राइट में तो नहीं है? चलिए देखो, ये हमारा हार्ट है। हार्ट एक पूरी एयर टाइट चैम्बर में पैक होता है, दिल का मामला है जी, है ना। देखो ये जो हार्ट है, ये हार्ट हमारा, ये हमारी जा रही है ट्रैकिया। ट्रैकिया से जब लंग्स डिवाइड होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। इस स्पेस को बोलते हैं मीडियस्टिनम स्पेस। और हमारा हार्ट क्या होता है, मिडल से थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट होता है। ओके जी, एंड थोड़ा सा नॉच निकली होती है, जो हमारा हार्ट होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है, उसको नॉच बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छा तो हार्ट का वेट कितना होता है, 250 ग्राम। साइज 5 इंच लेंथ एंड 3 इंच ब्रेथ का, 5 इंटू 3 इंच का। जो हार्ट होता है, फिर से मेरे साथ बोलो, जो ह्यूमन हार्ट होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, इसका वेट 250 ग्राम एंड साइज 5 इंच इंटू 3 इंच होता है। ओके, चलिए अब हार्ट को दिखा तो दे कैसा हार्ट होता है। देखिए ऐसा हार्ट है आपका। ओके जी, चलिए ये हार्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो अपनी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखो मैंने बताया कितने चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में ऑलवेज वेन आती है एंड वेंट्रिकल से ऑलवेज आर्टरी निकलती है। याद रखना, एट्रियम में ऑलवेज वेन आएंगी या जाएंगी एंड वेंट्रिकल में आर्टरी आएगी या जाएगी। क्लियर है? तो देखो राइट एट्रियम में 3 वेन प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी, साइनस एंड इंफीरियर वेना केवा। जो लेफ्ट एट्रियम होती है, लेफ्ट एट्रियम में 2 वेन्स निकलती हैं जिसको हम कंबाइंड बोल देते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ओके जी, चलिए अब लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने आपको बताया था क्या निकलती थी, आयोटा। तो हमने इसको क्या बोला, आर्च ऑफ आयोटा। अभी आगे जाकर क्या करती है, 2 और सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होती है राइट सब
सबक्लेवियन कॉमन आर्टरी। ओके जी, ऐसे ही लेफ्ट वाली और ऐसे ही लेफ्ट सबक्लेवियन कॉमन आर्टरी एंड ऐसे ही लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये कॉमन जो होती है इसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। एंड जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, वेंट्रिकल है तो क्या निकलेगी, आयोटा निकलेगी। तो ये भी जाती है ऐसे, देखो तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हमने बोला राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारा कॉमन ब्लड है, हार्ट है, ब्लड नहीं हार्ट है। तो मैंने बताया हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब इनके बीच में दीवार सी पाई जाती है, दीवार नहीं होती, सेप्टा, पर्दा पाया जाता है, पर्दा मान लो, ठीक है, पर्दा पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है। तो देखो अगर आर्ट्रियम और आर्ट्रियम के बीच में तो क्या नाम होगा, इंटर, इंटर मतलब बीच, एट्रियम के बीच है तो इंटर एट्रियल सेप्टा। ये जो सेप्टा है इसका नाम क्या बोलेंगे हम, इंटर एट्रियल सेप्टा। क्यों बोला इंटर एट्रियल सेप्टा, एट्रियम के बीच में है तो इंटर और एट्रियम के बीच में है, इसलिए इंटर एट्रियल सेप्टा। अब देखो वेंट्रिकल के बीच में तो क्या बोलेंगे, दो वेंट्रिकल के बीच में, बीच मतलब बीच में कौन सा वर्ड यूज होता है, इंटर, और किसके बीच में है, वेंट्रिकल के लिए, वेंट्रिकल के बीच में, तो इसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब मान लो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में अगर दीवार पाई जा रही है, सेप्टा पाया जा रहा है, तो क्या नाम होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्लियर है, हार्ट की कहानी स्टार्ट हो चुकी है, ध्यान से समझना। हमारे हार्ट की कहानी ये है, कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। मेरे साथ रिवीजन करते चलो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, आर्ट्रियम और आर्ट्रियम के बीच में कौन सा सेप्टा पाया जाता है, इंटर एट्रियल सेप्टा। वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में कौन सा सेप्टा पाया जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में कौन सा सेप्टा पाया जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्लियर है, चलिए अब आप मुझे ये वाला डायग्राम देखकर बताओ, ये वाला डायग्राम देखकर बताओ, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मोटी, किसमें सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, देखकर बताओ फटाफट से। वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये तो इसमें सबसे, इसकी सबसे ज़्यादा तगड़ी कवरिंग की गई है, तो सबसे ज़्यादा थिक पूरे हार्ट में ऐसा कौन सा मेंबर है जो सबसे ज़्यादा थिक होता है, तो आंसर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके जी, और एट्रियम में सबसे ज़्यादा थिक कौन सा है, राइट एट्रियम। और एट्रियम और वेंट्रिकुलर में नो डाउट लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके जी, क्लियर है। तो अभी बताया हार्ट में 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर एट्रियम और एट्रियम के बीच में सेप्टा पाया जा रहा है तो इंटर एट्रियल सेप्टा। अगर वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा पाया जा रहा है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अगर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा पाया जा रहा है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। पूरे हार्ट के ऐसे कौन सा चैम्बर है जो सबसे ज़्यादा थिक है, वेंट्रिकुलर। अगर हम आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में देखें आर्टिकल, और वेंट्रिकल में देखें तो वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल में भी कौन सा सबसे ज़्यादा थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, आर्ट्रियम में कौन थिक है, राइट एट्रियम थिक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम थिक है। क्लियर है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टरी एंड वेन्स। जो आर्ट्रियम होता है, आर्ट्रियम को हम ऑरिकल भी बोलते हैं। ऑरिकल का मतलब होता है कान जैसे उभार पाए जाते हैं इसमें, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखो कान जैसे उभार पाए जा रहे हैं, ये रे प्लेक्सस बोलते हैं इनको, प्लेक्सस। तो आर्टरी से ऑलवेज वेन निकलेंगी एंड वेंट्रिकल से ऑलवेज आर्टरी निकलेंगी। तो देखो राइट एट्रियम में मैंने बताया था 3 वेना केवल पाई जा रही थी, तो 3 ये हो गए। ओके, ये देखो 3 बाल ये हो गए। लेफ्ट एट्रियम में से 4 निकल रही हैं, 2 पेयर, एक पेयर राइट पल्मोनरी वेन का और एक इधर ही बना दिया है लेफ्ट पल्मोनरी वेन का। उसके बाद राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में 3 वाल पाए जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 वाल पाए जा रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं,
बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। ये कौन सी आर्टरी थी? आयोटिक आर्टरी थी कि नहीं? ये कौन सी आर्टरी थी? वेन है तो क्या निकलेगा? आर्टरी के वेन। क्या निकलेगा? अगर वेंट्रिकल है तो आर्टरी निकलेगी। ये कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरी। अब ध्यान रखना, नाम नहीं लिखा इसका। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये बीच वाली जो थी कोरोनरी साइनस थी। अब देखो, जो ये वाला वाल्व है, इस वाल्व का नाम है हेवर्शियन वाल्व। जो इंफीरियर कैना कैवा का वाल्व है उसको बोलते हैं अस्टिकियन वाल्व। जो कोरोनरी साइनस का वाल्व है उसको बोलते हैं थिबेशियन वाल्व। एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जा रहा है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। ओके जी। अब आता है पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जा रहा है तो कौन सा वाल्व बोलेंगे? पल्मोनरी वाल्व। और आयोटा के बीच में जा रहा है तो उसको बोलेंगे आयोटिक वाल्व। फिर से क्लियर करो, ये वाले वाल्व इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन वाल्व ये है कि ऐसा कौन सा चैम्बर है, ऐसा कौन सा चैम्बर है जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो आंसर जाएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है उसमें पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है और जो आयोटिक आर्टरी जा रही है उसमें आयोटिक वाल्व पाया जाता है। अब देखो, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल का वाल्व को क्या बोला था? ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के वाल्व को क्या बोला था? बाइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एवी वाल्व। क्या बोलते हैं? एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एंड पल्मोनरी आर्टरी वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व को क्या बोला था? पल्मोनरी वाल्व। एंड आयोटिक आर्टरी के वाल्व को क्या बोला था? आयोटिक वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व और आयोटिक वाल्व को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेमिलुनर वाल्व। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं कंडक्शन पाथ ऑफ हार्ट बीट। जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के पास होता है एसए नोड, उसके नीचे लगा होता है इंटर नोड, फाइबर जैसे जाते हैं। देन एवी नोड, उसके बाद बंडल, पूरा बंडल पाया जाता है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हेज। उसके बाद आता है परकिंजे ऑफ फाइबर जो कि दोनों साइड में बाइफर्गेटेड हो जाता है। तो देखो, जो हमारा एसए नोड होता है ना, हार्ट तो है ही है, क्वेश्चन आता है कि हार्ट का भी एक हार्ट होता है, उसका नाम होता है एसए नोड, साइन्यू एट्रियल नोड, या फिर उसको बोलते हैं पेसमेकर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के राइट साइड में, राइट एट्रियम एट राइट साइड में। ये एसए नोड क्या करता है? ये जर्क प्रोड्यूस करता है। जो एसए नोड है ये जर्क प्रोड्यूस करता है, ये हार्ट को लगाव देकर रखता है। तो ये 70 से 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करनी है, ये जर्क देता है कि इतना टाइम तुझे धड़कना है। कितना? 70 से 72 टाइम्स पर मिनट तुझे बीट करना ही है। लगाव लगा के रखता है ये एकदम टाइट वाली। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? एसए नोड। एसए नोड से कहाँ जाता है? इंटर नोड में, और इंटर नोड से जाता है एवी नोड में। अब मान लो इधर हार्ट बीट आ रही है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट, लेकिन जो एवी नोड होती है, अब मान लो हार्ट बीट जर्क कौन दे रहा है? हमारे हार्ट को जर्क दे रहा है कि तुझे 70 से 72 टाइम्स पर मिनट में बीट करना है, चाहे कुछ भी हो। तो हमारा जो हार्ट होता है वो एसए नोड की बात मानता है और क्या करता है? बीट करता है। अब मान लो हार्ट बीट जो है एसए नोड से कहाँ आई? इंटर नोड में। तो इंटर नोड से जब एवी नोड में आएगी तो कम नहीं हो जाएगी बीट आते आते? एसए नोड में 70 से 72 टाइम्स, थोड़ी सी कम होगी इंटर नोड में। एवी नोड में आते आते जो बीट होती है वो कम हो जाती है, 40 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। ये कम होना भी ज़रूरी होता है। ओके जी। एवी नोड क्या होता है? इनहिबिटर होता है। बढ़ी हुई हार्ट बीट को कम कौन करता है? एवी नोड। देन एवी नोड से कहाँ आएगी? बंडल ऑफ हेज, या फिर उसको ही बोलते हैं एबी वंडल। क्लियर है? वंडल ऑफ इससे आती है परकिंजे फाइबर। ये एकदम एक्साइटेडमेंट होते हैं और दोबारा से जो कमी हुई जो हार्ट बीट थी वो दोबारा से बढ़ जाती है और ये बाइफर्गेटेड हो जाते हैं। क्लियर है? तो एसए नोड क्या करता है? जर्क देता है हार्ट को, ऑर्डर देता है।
70 से 72 टाइम्स तुझे बीट करना है। ऐसे नोड से इंटर नोड से एवी नोड। एवी नोड जो होता है वो इनहिबिटर जैसा काम करता है, बढ़ी हुई हार्ट बीट को कम करता है, क्योंकि बाद में क्या होगा, बंडल ऑफ फिश एंड परकिंजी फाइबर जो होती है ये एक्साइटेटर होते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर 70 से 72 टाइम्स हार्ट बीट आ गई तो यहाँ पर तो और बढ़ा देगा, क्योंकि एक्साइट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट से ज़्यादा हार्ट बीट नहीं करनी। इसी वजह से एवी नोड में हार्ट बीट कमी होती है। क्लियर है? चलिए क्लियर है ना, ये बहुत डीप में ले जाकर मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। अब और नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्ट बीट। उसको ही बोलते हैं वेंट्रिकुलर बीट या फिर उसको ही बोलते हैं एपेक्सिकुलर बीट। चलिए देखो, जो ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। क्यों होती है, फिर से सुन लो, फिर से रिवाइज करो मेरे साथ फटाफट से। देखो मैंने क्या बताया, हमारा जो पूरा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। फर्स्ट को बोला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? एट्रियम और एट्रियम के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है उसको क्या बोला था, इंटर एट्रियल सेप्टा। वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टा पाया जाता था उसको क्या बोला था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है उसको क्या बोला था, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्लियर है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में 3 वाल्व पाए जाते हैं, इसका नाम क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच 2 वाल्व पाए जाते हैं, जिसको हमने बोला था बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व को मिलकर हमने क्या बोला था, एवी वाल्व। वेरी गुड। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, वेन है तो आर्टरी निकलेगी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से। एंड आयोटा कहाँ से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व, क्या नाम था उसका, पल्मोनरी वाल्व। एंड आर्टरी में एक वाल्व, क्या नाम था उसका, जल्दी बताओ, आयोटिक वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व और आयोटिक वाल्व को मिलाकर हमने क्या बोला था, सेमिलुनर वाल्व। वेरी गुड। तो वाल्व की कहानी खत्म हो गई थी। फिर हमने पढ़ा था कि हार्ट बीट जनरेट कैसे होती है। तो सबसे हार्ट जो हमारा ऐसे नोड था कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के राइट साइड में। ओके जी। तो जो ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड हमारे हार्ट को ऑर्डर देता है कि तुझे 70 से 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट डेवलप करनी है। तो हार्ट उसकी बात मानता है और ऐसे नोड में जर्क डेवलप हुआ, हार्ट बीट जनरेट हुई 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। उससे कहाँ आई, इंटर नोड में। इंटर नोड के बाद कहाँ आई, एवी नोड में। लेकिन यहाँ तक आते आते जो हार्ट बीट होती है ना वो कम हो जाती है, 40 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बंडल ऑफ हेज और जो परकिंजी फाइबर होते हैं ये एकदम एक्साइट कर जाते हैं। तो अगर मान लो एक्साइट कर रहे हैं, अगर ऊपर से भी मान लो 70 से 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट आ रही है, तो यहाँ पर तो मान लो 140 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन हमें तो पता है ना कि एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए, 70 से 72 टाइम्स। इसलिए उस हार्ट बीट को मैनेज करने के लिए जो एवी नोड होता है ये बढ़ी हुई हार्ट बीट को कम कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनहिबिटर। अगर इधर 40 से 40 टाइम्स है तो परकिंजी फाइबर और बंडल ऑफ हेज एकदम एक्साइट होंगे और बढ़ी हुई हार्ट बीट जो कम हुई हार्ट बीट थी, बढ़ी हुई नहीं, जो कम हुई हार्ट बीट थी वो एकदम से बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? अब पढ़ते हैं हार्ट बीट। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है मैंने बता दिया। ऐसे नोड से क्या, हार्ट बीट का क्या ऑर्डर होगा, ऐसे नोड से, इंटर नोड से, एवी नोड से, बंडल ऑफ हेज से, परकिंजी फाइबर। क्लियर है? और हार्ट बीट का जर्क कौन डेवलप करता है, ऐसे नोड। बढ़ी हुई हार्ट बीट को कम कौन करता है, एवी नोड। ह्यूमन हार्ट बीट कितनी होती है, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? चलिए अगर हार्ट बीट
90 के इक्वल या फिर 90 से ज़्यादा है, 90 के इक्वल या फिर 90 टाइम्स पर मिनट से ज़्यादा है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं टैकीकार्डिया हो गया है। अगर हार्ट बीट उसकी बीट कर रही है 60 के इक्वल या फिर 60 से कम तो उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, क्योंकि हमें पता है हमारी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर 90 के इक्वल या फिर 90 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया, और अगर हार्ट बीट 60 के इक्वल या फिर 60 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक, कार्डिक साइकिल। तो ध्यान से पढ़ना, कार्डिक साइकिल आज तक इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी। अभी आपको कैसे 2 मिनट 5 मिनट के अंदर कार्डिक साइकिल याद होती है, एकदम फिंगर्स पे। ओके चलो, कार्डिक साइकिल पहली बात तो होती क्या है, हमने बहुत बार सुना है, हर जगह से सुना है कार्डिक साइकिल कार्डिक साइकिल कार्डिक साइकिल। होती क्या है कार्डिक साइकिल, क्या होती है? देखो, एक हार्ट बीट को डेवलप करने के लिए, एक हार्ट बीट को डेवलप करने के लिए हमारे हार्ट में जो भी मूवमेंट होते हैं, नाना प्रकार के मूवमेंट होंगे, नाना प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं उसी को ही हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल। मतलब एक हार्ट बीट को डेवलप करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल, और एक कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए इसको साइकिल बोला, कार्डिक साइकिल। एक हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए, एक हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए हमारे हार्ट में जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी मूवमेंट चलते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। तो अभी हमने पढ़ा जो 72 हार्ट बीट थी, 72 टाइम्स धड़कता है ना हमारा दिल, तो 72 हार्ट बीट थी, वो कितने टाइम्स में बीट कर रही थी, 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट, तो 60 सेकंड। तो जो एक हार्ट बीट है वो कितने टाइम में बीट करेगी, 0.8 सेकंड। क्लियर है? 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स धड़कता है, आपकी लैंग्वेज बोल रही धड़कता है, ठीक है, बीट करता है। और एक हार्ट बीट कितने टाइम्स में धड़केगी, 0.8 सेकेंड में। चलिए अब इसके मूवमेंट पढ़ते हैं। 0.8 सेकेंड ही एट्रियम के मूवमेंट होगा और 0.8 सेकेंड ही वेंट्रिकल का मूवमेंट होगा। पहला आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पहले वेंट्रिकल का पढ़ेंगे देन एट्रियम का। देखो सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब हो रहा है कि हमारे हार्ट से ब्लड खाली हो रहा है, एम्प्टी। सिस्टोल का मतलब होता है डीपोलराइजेशन या फिर एम्प्टी हो रहा है ब्लड हमारे हार्ट से, और फिलिंग, जहाँ भी हार्ट की बात नहीं हो रही, कहीं की बात हो, सिस्टोल का मतलब होता है एम्प्टी या फिर डीपोलराइजेशन, और डायस्टोल का मतलब हो रहा है फिलिंग या फिर रिपोलराइजेशन। तो देखो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो होता है 0.3 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 0.3 सेकेंड का, जिसमें 4 स्टेप होते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है पीरियड ऑफ इजेक्शन, एक होता है प्रोटोडायस्टोल और एक होता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब ध्यान से सुनना, देखो हमारा ब्लड वेंट्रिकुलर में आ चुका है, वेंट्रिकुलर में इतना ब्लड आ चुका है कि वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से फोकस हो जाओ। हमारे नॉर्मल वेंट्रिकुलर में ब्लड प्रेजेंट है, अब वेंट्रिकुलर की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि जो एवी बंडल, जो एवी वाल्व होते हैं उनको क्लोज होना पड़ता है कि बस कर भाई एट्रियम, भाई रुक जा, अब नहीं चाहिए ब्लड। वेंट्रिकुलर का जो, जैसे कि ऐसे मान लो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर हमारा हार्ट कहता है अरे रुक जा भाई एट्रियम, रुक जा, अब नहीं चाहिए ब्लड। तो वैसे तुरंत एबी वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, और एकदम से साउंड आएगा लप। क्या साउंड आएगा? लप। फिर से सुनो,
वेंट्रिकल आर्ट्रियम से नो डाउट वेंट्रिकुलर में ब्लड आता जा रहा है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकुलर है। एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन में क्या हुआ, वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। वेंट्रिकल की मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करने लगी तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर वेंट्रिकल कहेगा रुक जा रुक जा रुक जा आर्ट्रियम मत भेज ब्लड, फट जाएगा मेरा वाल्व, फट जाएगी मेरी वॉल, है ना, ऐसे बोलेगा। तो एट्रियम क्या करेगा, उसको एवी वाल्व को एकदम क्लोज कर देगा, तभी हार्ट का एकदम साउंड आएगा लब। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ पर आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। किसके क्लोज होने से आता है, क्लोजनिंग ऑफ एवी वाल्व। तो पहला क्वेश्चन यही है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है लब, वो किस क्लोजनिंग ऑफ वाल्व से आता है, एवी वाल्व से। एवी वाल्व में कौन कौन इन्वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर है। तो अब मान लो अब क्या है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर एकदम बढ़ा हुआ है, एकदम फुल है, एवी वाल्व बंद हो चुके हैं। अब क्या होगा कि वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है, वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो एकदम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। अब क्या होगा, जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है ना, थोड़ा बहुत जो ब्लड रह जाता है वो भी एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर आ जाएगा। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होगा कि वेंट्रिकुलर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब वो एट्रियम से करेगा रुक जा, अब मत डाल, वॉल फट जाएंगी वरना, तो एकदम से वो एवी वाल्व को क्लोज कर देगा और फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा लब। उसके बाद क्या होगा, व्हेन ब्लड मूव इनटू बोथ आर्चेस ड्यू टू प्रेशर इंक्रीज ऑफ प्रेशर। देखो अब जो वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ा हुआ है और एवी वाल्व बंद है, तो उसका प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। वैसे क्या होगा, जो सेमिलुनर वाल्व थे, सेमिलुनर वाल्व कौन से, ऐसे देखो, ये हमारा हार्ट है, ध्यान से सुनो, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से सुनना, नॉर्मली एट्रियम से ब्लड आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि ये पूरा वेंट्रिकुलर फिल हो गया। अब क्या हुआ, वेंट्रिकुलर की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर है उसका प्रेशर एकदम बढ़ गया और वेंट्रिकुलर रोका, रुक जा एट्रियम, अब मत भेज ब्लड। वैसे ये एवी वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। लेकिन जो ये दोनों वाल्व थे, सेमिलुनर वाल्व और सेमिलुनर वाल्व कौन से, पल्मोनरी वाल्व और जो आयोटिक वाल्व थे, वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्व फट जाएंगी। तो इसमें से एकदम ब्लड जाएगा कहाँ पर, सेमिलुनर वाल्व के थ्रू। सेमिलुनर वाल्व के थ्रू कहाँ से जाएगा, वेंट्रिकुलर से एकदम ब्लड जाएगा। तो क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लगेगा, कम होने लगेगा ना। पहले क्या हुआ, वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, उसका प्रेशर एकदम बढ़ा, एकदम, तो एट्रियम को कहेंगे रुक जा, अब मत भेज, तो वैसे ही एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे, फर्स्ट हार्ट साउंड लब जनरेट होगा। उसके बाद वेंट्रिकुलर का अभी भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, वेंट्रिकुलर का अभी भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो लेकिन जो सेमिलुनर वाल्व थे वो ओपन हो जाएंगे और वहाँ से वेंट्रिकुलर से ब्लड दोनों आर्चेज में ऊपर चढ़ने लगेगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकुलर से बोथ आर्चेज में मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल। अब क्या हुआ कि वेंट्रिकुलर से जितना ब्लड था वो बोथ आर्चेज में चला गया है, जिसको हमने बोला आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकंड का होता है। इसमें क्या हुआ, चार स्टेप हुए। सबसे पहला जो वेंट्रिकुलर था, वेंट्रिकुलर में जो उसकी मसल थी वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करी, कॉन्ट्रैक्ट करने से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया मतलब उसमें ब्लड पूरा फिल हो गया। अब उसमें बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्लड को रख सके, तो वो रख जा भाई, तो एवी वाल्व को तुरंत से बंद करता है और एट्रियम को रोकता है कि अब मत भेज, वॉल फट जाएंगी। तो मतलब क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर एकदम बढ़ा हुआ है। ओके जी, एकदम प्रेशर बढ़ा हुआ है, एवी वाल्व बंद हो चुके हैं। क्लियर है। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर की प्रेशर को शांत करना है तो वेंट्रिकुलर से ब्लड बोथ आर्चेज में
सेमिलुनर वाल्व खुल चुके हैं, बोथ आर्चेज में मूव करेगा तो धीरे धीरे वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो कम होगा, उसको बोलेंगे प्रोटोडायस्टोल। और जब पूरा ब्लड वेंट्रिकुलर से बोथ आर्चेज में चला जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकुलर अब रिलैक्सेशन में, जो उसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी अब वो रिलैक्सेशन स्टेज में। इसी को क्या बोला हमने, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर है? चलो अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने मिनट का है, 0.5 सेकेंड का। अब क्या हुआ, जो दोनों वेंट्रिकुलर थे उनका प्रेशर रिड्यूस हो चुका था क्योंकि ब्लड कहाँ मूव कर गया था, जैसे कि ये पढ़ा था ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब इसका प्रेशर कम है, लेकिन जो दोनों आर्चेस थी जो ब्लड लेके जा रही थी, लेकिन जो बोथ आर्चेस थी उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड जब उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ मूव करा, सेमिलुनर वाल्व में। सेमिलुनर वाल्व में ब्लड गया तो वेंट्रिकल का प्रेशर तो कम होता गया, लेकिन जो सेमिलुनर वाल्व था उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन आएगी, बस अब नहीं लेना ब्लड, तो क्या हो जाएगा, क्लोजनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। और यहीं पर ही सेकेंड हर्ट साउंड आएगा जिसको हम बोलेंगे डप। क्या बोलेंगे, डप। तो जो फर्स्ट हर्ट साउंड है वो आता है लब, क्लोजनिंग ऑफ एबी वाल्व से, एंड जो सेकेंड हर्ट साउंड है डप वो किसकी क्लोजनिंग से आता है, सेमिलुनर वाल्व से। अब सेमिलुनर जो दोनों आर्चेज हैं या फिर जो एट्रियम है उनका प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनका प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है। तो उसमें दो स्टेप होती है रैपिड फ्लो, एक होती है डायस्टेसिस। इन दिस फेज में एबी वाल्व क्या हो जाते हैं, ड्यू टू दिस 75% ब्लड मूव इनटू वेंट्रिकुलर फॉर्मेशन। अब क्या होता है, देखो मैंने पहले बताया, ध्यान से सुनो, जो वेंट्रिकुलर थी, वेंट्रिकुलर में 75% ब्लड जो था वो आ गया था वेंट्रिकुलर में, उसके बाद एबी वाल्व को बंद कर दिया था, बस इतने, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन जो 25% जो ब्लड था वो जो 25% ब्लड था ना वो अभी भी आर्ट्रियम में बचा हुआ था, वेंट्रिकुलर में आना बाकी था। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे ब्लड जो हार्ट है उसमें ब्लड ही नहीं होगा, अगर उसमें ही ब्लड नहीं हुआ तो बीमारी नहीं हो जाएगी। तो जो 25% ब्लड बचा था, अब क्या कंडीशन है, अब कंडीशन ये आ चुकी है कि जो वेंट्रिकुलर था उसका प्रेशर कम हो चुका है, जो सेमिलुनर वाल्व थे वो बंद हो चुके हैं, लेकिन जो 25% ब्लड था जो आर्टरी में, आयोटा में उसमें एट्रियम में जो रह गया था, अब वो क्या करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में एट्रियम से 25% ब्लड एकदम से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेमिलुनर जो वाल्व चल रहे हैं वहाँ पर प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि वेंट्रिकुलर से ब्लड वहीं पर तो जा रहा है, तो जो सेमिलुनर वाल्व है वहाँ पर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो बोलेगा जल्दी से जो 25% जो ब्लड बाकी है उनको जल्दी से डालो वेंट्रिकल के अंदर, तो वो 25% ब्लड भी वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? डायस्टासिस। अब क्या हुआ, डायस्टासिस का मतलब होता है, जॉइंट डायस्टोल इसको ही बोलते हैं, कि जो चारों हार्ट जो चैम्बर होता है, चारों हार्ट के जो चैम्बर होता है उसका प्रेशर इक्वल होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टासिस। ठीक है, फिर आती है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड जो 25% जो ब्लड था मैंने अभी बताया कहाँ से आ जाएगा, एट्रियम से ब्लड के अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद क्या होता है, आर्ट्रियल डायस्टोल, मतलब अब उसमें से ब्लड नहीं है एट्रियम में, क्योंकि सेमिलुनर वाल्व तो ऑर्गन के अंदर चला गया, तो एट्रियम की मसल्स रिलैक्स में चली जाएंगी एंड ड्यू टू दिस प्रेशर एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर से सुनो, पूरी कार्डियक साइकिल एक बार मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, एक हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए हमारा हार्ट जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल में क्या होता है, एक कंडीशन होती है सिस्टोल, एक होती है डायस्टोल। सिस्टोल एम्प्टी एंड डायस्टोल फिलिंग। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो ब्लड है एट्रियम से नॉर्मली वेंट्रिकुलर के अंदर आता है। क्लियर है, एट्रियम वेंट्रिकुलर जानते हैं ना आप लोग। चलिए, वेंट्रिकुलर के अंदर नॉर्मली आ रहा है, लेकिन 75% ब्लड जो होगा वो एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर आ चुका है,
उसके बाद जो वेंट्रिकल की मसल्स होंगी वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एकदम मान लो वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा 75% ब्लड को ही अलाउ करेंगी। फिर कहेंगी बस एट्रियम रुक जा, तो क्या होगा, जो ए बी वाल्व थे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो ए बी वाल्व थे वो एकदम क्लोज हो जाएंगे और फर्स्ट हर्ट साउंड जनरेट होगा जिसको क्या बोलेंगे, लब। ओके, क्या बोलेंगे, लब। उसके बाद ए बी वाल्व बंद हो गए हैं लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर उसका प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो हमारे हार्ट को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, वॉल्व रप्चर कर सकती हैं। तो तुरंत ही वैसे ही सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएगा। ओके, सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएगा, वैसे सेकेंड हार्ट साउंड डेवलप होगा जिसको हमने बोला था डब। अब सेमिलुनर वाल्व ओपन है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि एट्रियम से वेंट्रिकुलर में 75% ब्लड आ गया है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल से एट्रियम के बीच ब्लड मूव करने लगेगा क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है भाई, उसको मेंटेन करना है। तो एट्रियम में उसमें मूव करने लगेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा। लेकिन जो सेमिलुनर वाल्व में जो एट्रियम है, एट्रियम का और जो बोथ आर्चेज है उनका प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, जो 75% ब्लड था वो वेंट्रिकल का बोथ आर्चेज में मूव कर गया। अब जो आर्चेज है और जो एट्रियम है एकदम से उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तभी सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे और सेकेंड हार्ट साउंड आएगा जिसको बोलेंगे डक। ओके, तो अब क्या है, वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, सेमिलुनर वाल्व क्लोज है। अब जो सेमिलुनर वाल्व क्लोज है उससे जो ब्लड था वो हमारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले बताया था कि वेंट्रिकुलर कितना ब्लड अलाउ करता है, सिर्फ 25% अलाउड करता है। सिर्फ कितना परसेंट अलाउड करता है, 75% अलाउ करता है। लेकिन जो 25% ब्लड था वो तो अभी एट्रियम में बचा हुआ है ना, तो वो क्या होगा, एट्रियम की मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और 25% जो ब्लड था वो जल्दी से वेंट्रिकुलर के अंदर आ जाएगा। अब ये जो चारों चैम्बर हैं इनका प्रेशर इक्वल होगा जिसको हमने बोला था जॉइंट डायस्टोल या फिर डायस्टेसिस कंडीशन। क्लियर है सबको? इतनी हमारी कार्डियक साइकिल की कहानी थी। आई होप आप सब लोगों को एकदम समझ में आया होगा। क्लियर है? अब आप जाकर एनसीईआरटी पढ़ना, एकदम समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पल्स। पल्स का मतलब होता है फीलिंग ऑफ जर्क इन रेडियल आर्टरी, उसको क्या बोलते हैं, पल्स। हमारी जो हार्ट बीट होती है, पल्स ऑलवेज हार्ट बीट से कम होती है। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट और जो हमारी पल्स होती है वो होती है 62 टाइम्स पर मिनट। ओके जी। हार्ट साउंड, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड किससे मेज़र करते हैं, स्टेथोस्कोप से। किससे मेज़र करते हैं, स्टेथोस्कोप से। हार्ट के दो साउंड होते हैं, एक होता है S1 साउंड और एक होता है S2 साउंड। एक होता है S1 साउंड और एक होता है S2 साउंड। जो S1 साउंड होता है उसको बोलते हैं लब, जो S2 साउंड होता है उसको बोलते हैं डब। जो लब साउंड होगा, जो S1 साउंड होगा, वो किससे जनरेट होता है, जब AV वाल्व क्लोज होते हैं। और जो S2 साउंड होता है डब, वो कैसे जनरेट होता है, जब सेमिलुनर वाल्व जो थे वो क्लोज हो जाते हैं। तो S1 साउंड कब जनरेट होगा, जब AV वाल्व क्लोज होंगे। S2 साउंड कब जनरेट होगा, जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे। क्लियर है? चलिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम स्टेथोस्कोप से मेज़र करते हैं, स्टेथोस्कोप से जब हम मेज़र करते हैं तो कभी कभी साउंड क्या होता है, ऐसे साउंड आता है, लब 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 लब, ऐसे साउंड आता है। तो उसको बोलते हैं मरमरिक साउंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर्सन का जो वाल्व है हार्ट के अंदर वो डिफेक्ट हो गए हैं, इसलिए साउंड आता है लब 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 दब 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 लब दब लब दब लब दब, ऐसे साउंड आता है। क्लियर है? तो इसका मतलब उसके वाल्व डिफेक्ट हो गए, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो उसको कोई मेडिसिन देगा, उसकी वजह से उसका वाल्व सही हो जाएगा। वाल्व डिफेक्ट यूजुअली बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है जो कभी कभी हमारे हार्ट के अंदर चला जाता है, जो वाल्व को डिफेक्ट कर देता है। ओके जी। ये जो
जो बोलते हैं ना, जो वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ नाला, नाला जानते हो ना, नाला या फिर प्रेजेंट होता है, ओपन एरिया जहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है, वो बैक्टीरिया ये हर्ट के अंदर चला जाता है और ये हर्ट के अंदर जाकर जो हमारा हर्ट है उसमें जो वाल्व पाए जा रहे थे ना, उस वाल्व को ख़राब कर देता है। तभी जब स्टेथोस्कोप से हम मेज़र करेंगे तो साउंड उसका ढंग से नहीं आएगा, ऑलवेज हमें ऐसे मरमरिक साउंड जैसा सुनाई देगा। तो उसको बोलते हैं वेल्वुलर स्टेनोसिस, और उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और प्रिकॉशन भी रखना चाहिए। ओके जी, चलिए अब पढ़ते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कार्डिक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड विच पास थ्रू बोथ वेंट्रिकल या फिर ईच वेंट्रिकल, मतलब दोनों वेंट्रिकुलर से जितना ब्लड पास होगा उसको हम बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट जो होता है वो होता है 5000 ml पर मिनट या फिर 5 लीटर पर मिनट। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट कितनी होती है? 72 एंड स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70। जब 72 का 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 5000 ml पर मिनट या फिर 5 लीटर पर मिनट। क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन तो आता है कि पल्स कितनी होती है? 62 टाइम्स पर मिनट। हार्ट साउंड का क्वेश्चन आता है कि S1 साउंड क्लोजनिंग ऑफ AV वाल्व, S2 साउंड क्लोजनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। कार्डिक आउटपुट जो होता है दोनों वेंट्रिकुलर से कितना ब्लड पंप करा है उसको बोला था कार्डिक आउटपुट, जिसको कैसे निकालते हैं? हार्ट बीट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम से। हार्ट बीट एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2017 के अप्रॉक्स, आप आज ही जाकर देखना, उसमें हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम का न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और आपको कैलकुलेट कराया था कि बताओ कितना कार्डिक आउटपुट निकलेगा। तो कैसे निकालोगे? हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम से आप कार्डिक आउटपुट निकाल दोगे, जो कि आता है 5000 ml पर मिनट या फिर 5 लीटर पर मिनट। क्लियर है? अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी जो कि ऑर्गन से, जो कि ब्लड को ले जाती हैं, आर्टरी हार्ट टू ऑर्गन, एंड जो वेन होती हैं वो ब्लड ले जाती हैं ऑर्गन से हार्ट की तरफ। लेकिन एक आर्टरी ऐसी थी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कौन सी थी वो? पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी से कौन सा ब्लड जाएगा? हार्ट से ऑर्गन में जा रहा है तो आर्टरी। ओके, वेन मतलब ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रहा है ब्लड, तो कौन लेके जाएगा? वेन लेके जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी जो था पाथ वो कंप्लीट होता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ब्लड। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी फटाफट से पूछो, चैप्टर कंप्लीट करना है मुझे। किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब बात करते हैं ब्लड की। जो हमारा हार्ट है वो भाई जो फ्लूइड जो एक दूसरे को हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है उसको पढ़ लेते हैं ब्लड। अब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है, मतलब हमारे ऑर्गन को, मतलब हमारे सिस्टम को, हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है। इसलिए ब्लड जो होता है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। स्पेशल कनेक्टिव क्यों भाई? ब्लड है पूरे ऑर्गन को, सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। टू स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब पढ़ते हैं जी हमारी ब्लड में होता क्या है। ब्लड करे जा रहे हो, होता क्या है ब्लड में? देखो, हमारे ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा एंड 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सेल्स। क्लियर है? चलिए, 55% जो प्लाज्मा होता है अब उसमें देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। पहला पॉइंट, ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, बिकॉज ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है या फिर सर्कुलेट कर रहा है हमारे ऑर्गन को, और हमारे ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है, हमारे पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ब्लड में, ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? 55% होता है प्लाज्मा एंड 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो 55% जो प्लाज्मा होता है उसमें भी
90% वाटर पाया जाता है। जो 55% जो प्लाज्मा पाया जा रहा है उसमें 90% वाटर पाया जाता है और 10% सब्सटेंस पाया जाता है। उन 10% सब्सटेंस में से 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं एंड 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि हो गए आयंस हो गए, सॉल्ट हो गए, गैसेस हो गई। और जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक में 9% में आते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें 7% तो प्रोटीन ही होती है। 7% क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। वेस्ट सब्सटेंस, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, एंटीकोएगुलेंट, डिफेंसिव सब्सटेंस एंड हार्मोन्स, ये सब 2% के अंदर आता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को याद करने का कोड है PWDADH। P मतलब प्रोटीन, W मतलब वेस्ट सब्सटेंस, D मतलब डिफेंसिव सब्सटेंस और A मतलब, जल्दी बताओ, एंटीकोएगुलेंट, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स। फिर से हमारा जो ब्लड होता है 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। 55% प्लाज्मा में से 90% वाटर एंड 10% सब्सटेंस, जिसमें कि 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से 7% प्रोटीन होती है एंड 2% में से ये सब आता है WDADH। ओके, चलिए अब प्रोटीन कौन सी पाई जाती है मैम, ये तो बताइए। प्रोटीन कर रहे हो आप, प्रोटीन होती क्या है? देखो 7% प्रोटीन पाई जा रही है प्लाज्मा में, जिसमें से कि एल्बुमिन एक प्रोटीन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन 4% होती है। कितनी परसेंट पाई जा रही है ये, जल्दी बताओ? 9% प्लाज्मा में ऑर्गेनिक 10% सब्सटेंस थे, जिसमें 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में 7% प्रोटीन थी। 7% में से 4% एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, 2% ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है एंड 0.3% प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एंड 0.3% फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो लिवर से सिक्रीट और सिंथेसिस होती है और वो मेंटेन करती है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि होता है 32 mm ऑफ Hg। सेकेंड जो 2% पाई जा रही थी उसको बोलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। वो 3 टाइप्स की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन होती है ये कॉपर एंड आयरन कैरिंग प्रोटीन होती है, जो कि लिवर से निकलती है। लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, ये एंटीबॉडी बनाती हैं, जिसमें से कि 5 एंटीबॉडी पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। नाम ऐसे याद रख लो गेम से, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। ओके जी, तो लेकिन इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है IgA, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम या फिर कॉप्राइक प्रोटीन। ये जब मम्मा जो फीडिंग कराती हैं, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो मम्मा के जो इनिशियल डेज होते हैं 4 से 5 डेज जो होते हैं बर्थ के बाद, उसमें से ये प्रोटीन निकलती हैं जो कि बेबी को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। बोलते हैं ना कि मम्मा से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बेबी के अंदर आती है, वो ये इम्यूनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी बोल लो या फिर गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी मतलब एक टाइप्स की प्रोटीन ही तो है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है जो कि मम्मा से निकलती है। मम्मा जब बेबी को दूध फीड कराती हैं, जब मम्मा को दूध फीड कराती हैं बर्थ के 4-5 डेज तक, तो उसमें से कोलेस्ट्रॉल और कॉप्राइक प्रोटीन निकलती हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं ताकि बच्चे को स्वस्थ रख सके, बच्चे को स्ट्रॉन्ग रख सके। ओके, चलिए तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, प्लाज्मा हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स पहली बात तो ब्लड में कितना परसेंट होता है, 45%। 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या फिर WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं 45% में से भी जो 99% RBC पाई जाती हैं और 1% में WBC और प्लेटलेट्स रह सकती हैं। आपको पता है RBC सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वही तो हमारी पूरी बॉडी में कनेक्शन डेवलप कराती है, वही तो ऑक्सीजन को ले जाती है ना। चलिए अब यही पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा।
प्लाज्मा जो था कितना परसेंट था प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा में 55% ही तो था प्लाज्मा, हाँ। तो वो कैसे कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि लिवर से सिक्रिएट होता है। क्लियर है? नॉर्मल लेवल 1 से 1.5 mg%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड में 45% पाए जाते हैं, जिसमें 99% आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है एंड 1% में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। ओके, चलिए देखो, जो आरबीसी होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। जो आरबीसी है, आरबीसी को पूरा काम करना है। हमारा जितना भी ऑर्गन है, जितने भी सारे ऑर्गन है, मान लो या सारे ऑर्गन्स में कनेक्शन डेवलप करा रही हैं, जा रही हैं आरबीसी, तो आरबीसी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो क्या आप उसको टिल्ट कर लेते, या उसको मान लो छोटा होना तो छोटा कर लेते? नहीं कर पाते ना इतनी आसानी से। इसलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, आगे पढ़ेंगे कितना होता है। जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें ये क्रेब्स साइकिल जो हुआ या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट होती है। ओके जी, चलिए, जो नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी में हीमोग्लोबिन की वो होती है 15 ग्राम पर 100 ml। ओके, और अगर अब क्वेश्चन आता है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.34 ml O2 से कंबाइन करता है, तो हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जा रहा है? 15 ग्राम। तो 15 ग्राम कितने ऑक्सीजन से बाइंड करेगा? 20 ml ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। फिर से हमारे जो ब्लड होती है उसमें 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें 99% आरबीसी एंड 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी यूकैरियोटिक डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, कितना प्रेजेंट होता है? 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। एक हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन बाइंड करती है? 1.34। तो हमारे कितना पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन? 15 ग्राम। तो कितनी ऑक्सीजन बाइंड करके जाएगी, जल्दी बताओ? 20 ml। मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से 20 ml ऑक्सीजन बाइंड करके जाती है। क्लियर है? चलिए, अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का एक दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स के सिर्फ 1% में से होती हैं, 99% तो आरबीसी पाई जाती हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका काउंट है 6000 से 8000 पर mm³। ओके, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं न्यूट्रोफिल, फिर पाई जाती हैं लिम्फोसाइट्स, फिर जो एसिडोफिल्स एंड मोनोसाइट, देन सबसे कम होती हैं बेसोफिल। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आरबीसी प्लेटलेट कितनी पाई जा रही है? ये 99%, और 1% में प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी आती हैं। डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप्स होती हैं। इसिनोफिल्स एसिडोफिल्स को ही बोलते हैं। बेसोफिल्स कितनी है? एसिडोफिल्स 4%। बेसोफिल कितनी है? बेसोफिल 1%। न्यूट्रोफिल 63%, मोनोसाइट 4%। बी लिम्फोसाइट की भी 2 पार्ट होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, आगे पढ़ेंगे। ये कितना परसेंट पाई जाती हैं? 25%। क्लियर है? चलिए, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं उसमें 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती है उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ए ग्रेन्युलोसाइट में सिर्फ 2 को रखा गया है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका मतलब कहाँ से आंसर देंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट से। और ए ग्रेन्युलोसाइट कौन सी है? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट में रखा गया है एसिडोफिल को,
बेसोफिल को एंड न्यूट्रोफिल को। अब एसिडोफिल का काम क्या है, ये हिस्टामिन सिक्रेट करती है। जो बेसोफिल सेल होती है ये 3 चीज़ सिक्रेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। जो हिस्टामिन होता है ये वैसो डायलेटर होता है, ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। जो हिपैरिन होता है ये एंटी कोएगुलेंट होता है। अभी मैंने अपना एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें पूछा था कौन सा एंटी कोएगुलेंट है, तो उसका आंसर यही था, हिपैरिन। ओके, अगर किसी को ना आया हुआ हो तो अभी समझ लो। एंड थर्ड सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन थी वो होती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। क्लियर है? एसिडोफिल हिस्टामिन सिक्रेट करती है एंड बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन सिक्रेट करती है। जो न्यूट्रोफिल सेल होती है यह करती है फैगोसाइटोसिस, ये मौका नहीं देती भाई, मौका नहीं देती, इसकी आर्मी बहुत खतरनाक है, एकदम से बोलती है ना अटैक, तो अटैक कर जाती है ये। तो न्यूट्रोफिल क्या करती है, फैगोसाइटोसिस। और क्या होती है कि जब हम मम्मा के फीटस में होते हैं तो जेंडर को अगर हमें पहचानना है कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसमें से जो इंजेक्शन डालते हैं ना, जो इंजेक्शन से हम सेल्स निकालते हैं तो वो न्यूट्रोफिल सेल्स ही निकालते हैं। न्यूट्रोफिल सेल्स में अगर बार बॉडी प्रेजेंट और बार बॉडी एब्सेंट है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं ना जेंडर, तो उसमें से कौन सी सेल होती है, वो न्यूट्रोफिल सेल होती है। एंड ग्रेनुलोसाइट में आपको पता है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी डेवलप करती हैं 2 टाइप की, एक होती है CMIS सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, एक होती है AMIS एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। और जो मोनोसाइट होती है ये भी क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। ओके जी, चलिए जी, अब पढ़ते हैं लिम्फोसाइट की कहानी। और ये लिम्फोसाइट की जो कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 2 मिनट का ब्रेक ले लें फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 2 मिनट का ब्रेक है, तब तक आप पानी पी लो फटाफट से, मैं भी पी लेती हूँ। चलिए आ जाओ, वापस आ जाओ एकदम फोकस के साथ। देखिए, पहले एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, उसके बाद लिम्फोसाइट तो हम पढ़ते रहेंगे, पहले कहानी सुनो। देखो, एक घर में 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है, 2 आपस में बहनें हैं। एक जो लड़की है उसको एक लड़की है उसका जन्म उस घर में हुआ, उसके बाद उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया बाहर हॉस्टल में। और जो दूसरी लड़की है उसका जन्म भी वहीं हुआ और वहीं पर ही वो पढ़ी लिखी और बड़ी हुई। तो जो लड़की जिसका जन्म उसी घर में हुआ था लेकिन उसको बाहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, उसको हमने बोला बी लिम्फोसाइट। रुको, पर कहानी सुन लो। एक लड़की है जिसको बाहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल, और दूसरी लड़की जो है वो उसी घर में पढ़ी लिखी और बड़ी हुई, ठीक है। तो जो पहली वाली लड़की थी उसको बाहर भेज दिया गया, तो आप मुझे खुद बताओ कौन सी लड़की ज़्यादा एडवांस होगी, जो घर में पढ़ लिख कर बड़ी हुई है या फिर जो बाहर पढ़ लिख कर बड़ी हुई है, कौन सी ज़्यादा एडवांस होगी? जो बाहर बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल में रही है वो ज़्यादा एडवांस होगी। अब क्या हुआ, एक दिन अंकल आए, ओके, उनके घर पे कोई अंकल आए, तो क्या किया उन्होंने, तो वो लड़की जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी, वो अभी ये समर वैकेशन चल रहे थे तो वो अपने घर पर आई हुई थी। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो घर पर आई हुई थी, अब वो अंकल आए, अंकल ने नॉक करा, टेक 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 नॉक करा गेट को, तो ये वाली लड़की निकल कर जाती है बाहर। ओके, जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई है। तो उन अंकल ने बोला, कहाँ हैं आपके पापा, आपके पापा कहाँ हैं, हमें उनसे बात करनी है। तो जो ये लड़की थी ये बहुत एडवांस लड़की थी क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई है, तो इसने बोला, 1 सेकेंड अंकल, पापा तो अभी घर पर है नहीं है, आप मुझे बता दीजिए आपको क्या काम है, मैं पापा को बता दूंगी जैसे ही वो घर पर आएंगे। तो जो ये बोर्डिंग स्कूल में जो पढ़ी हुई लड़की थी, इसने वहीं की वहीं मैटर को सॉल्व कर दिया। कि आप मुझे बताइए कोई काम है, मैं पापा को बता दूंगी। तो वो जो अंकल थे वो इसको बता कर काम अपना वापस घर चले गए।
चलिए एक कहानी तो यू ही। अब क्या हुआ, फिर कभी वही दूसरे अंकल आए या कोई भी अंकल आया, तो अब जो बोर्डिंग स्कूल वाली लड़की थी वो तो अपने कॉलेज गई पढ़ने के लिए, वो तो घर पे थी नहीं। लेकिन जो दूसरी लड़की थी जो उसी घर में पढ़ लिख कर बड़ी हुई है, वो लड़की थी। अब गेट खटखड़ाया, नक 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 नक, खोलो कौन है। तो ये लड़की आई डरी हुई। अब जो घर में लड़की रह रही है वो इतनी एडवांस नहीं होगी, जो लड़की बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है वो ज़्यादा एडवांस होगी, है ना। तो अब ये दूसरी लड़की आई तो वो डरी हुई सेमी सी आई। तो पहले तो उसने देखा कौन, तो उसने कहा कहाँ हैं आपके पापा जी। तो उसने बड़ी डरी हुई से बोला पापा तो घर पे है नहीं है। तो गई दोबारा अंदर गई, अंदर से उसने पापा को फ़ोन किया और फिर उसने बोला कि पापा ये कोई अंकल आए हुए हैं और आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसने उस अंकल जो आए हुए थे उनसे डायरेक्ट बात ना करके उसने अपने पापा को कॉल लगाया, उसने अपने पापा से कॉल पर बात करा दी उन अंकल की। तो कहानी का दी एंड यही है, जो पहली लड़की थी जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी उसने वहीं की वहीं बात को ख़त्म कर दिया था, और लेकिन जो घर में पली बड़ी हुई वहीं पर उसने अपनी एजुकेशन करी, वो लड़की इतनी एडवांस नहीं थी। उसने क्या करा, पहले पापा को कॉल लगाया, उस कॉल से पापा की बात कराई उन अंकल से। तो इसमें कितने 2 पर्सन को इन्वॉल्व करा, क्लियर है। जहाँ पर उस लड़की ने वहीं पर ही बात ख़त्म कर दी थी, वहाँ पर उस लड़की ने फ़ोन किया, बताया, फिर बात कराई, फिर जाकर बात ख़त्म हुई। अब आप पूछोगे मैम ये कहानी आपने हमें बताई क्यों, क्या है इसका, कोई ना कोई तो रीज़न छुपा होगा तभी तो बताइए। देखो अब जो लड़की उस घर में पैदा हुई लेकिन उसको बोर्डिंग स्कूल के लिए भेज दिया गया, उसको बोला था बी लिम्फोसाइट। दूसरी लड़की जो उसी घर में पढ़ी, उसी घर में जन्म लिया उसने और उसी घर में वो क्या हुई, उसकी वही एजुकेशन हुई, उसको बोला हमने बी लिम्फोसाइट। और वो लड़की जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी उसको बोला टी लिम्फोसाइट। फिर से सुनो, जो लड़की बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गई थी उसको बोला टी लिम्फोसाइट, और जो लड़की घर में ही पढ़ रही थी उसको बोला वी लिम्फोसाइट। जैसे कि जो टी लिम्फोसाइट है आपको पता है इसका जन्म कहाँ हुआ, बोन मैरो कैविटी में, लेकिन इसको कहाँ भेज दिया गया, थाइमस ग्लैंड में। जो बी लिम्फोसाइट थी उसका जन्म भी बोन मैरो कैविटी में हुआ और वो रही भी कहाँ पर, मैच्योर भी कहाँ पर हुई, बोन मैरो कैविटी में। तो जो टी लिम्फोसाइट थी वो बहुत एडवांस थी, बोर्डिंग वाली लड़की, है ना। तो क्या हुआ, अब बैक्टीरिया साहब आए, उनके घर पे बैक्टीरिया साहब आए। अब बैक्टीरिया साहब अपने साथ क्या लेके आते हैं, वो लेके आते हैं अपने साथ एंटीजन। तो जो बोर्डिंग स्कूल वाली लड़की है टी लिम्फोसाइट, जिसको कहाँ पर ट्रेनिंग मिली गई है, थाइमस ग्लैंड में जाकर ट्रेनिंग मिली गई है, ये अगर कोई भी अगर अटैक करने आए छोड़ना नहीं है उसको, एकदम से अटैक कर लेना है। तो टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, उसको पता पड़ गया ये बैक्टीरिया है, हमारा तो जाने पहचान बैक्टीरिया है नहीं, अपने साथ ही एंटीजन और लेके आया है, वो एकदम से उसको फैगोसाइटोसिस कर देगी, मतलब सेल टू सेल। टी लिम्फोसाइट क्या थी, सेल थी, और बैक्टीरिया पर जो एंटीजन है, बैक्टीरिया भी तो एक सेल है, उसने उस सेल को डायरेक्ट खा लिया। तो ऐसे इम्यूनिटी सिस्टम को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। अब दूसरी जो लड़की उसी घर में पैदा हुई और उसी घर में वो मैच्योर हुई, वो कौन था, बी लिम्फोसाइट। मतलब बी लिम्फोसाइट जो थी वो बोन मैरो कैविटी में ही डेवलप हुई और बोन मैरो कैविटी में ही मैच्योर हुई। तो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया अपने साथ क्या लाएगा, एंटीजन, तो ये बी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल बनाएंगी, प्लाज्मा सेल बनाएंगी, प्लाज्मा सेल अपने ऊपर एंटीबॉडी डेवलप करेंगे। फिर ये उसकी जो एंटीजन लेके आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी इन्होंने बना ली, एंड जब अटैक करेंगी तो ये कौन सा इंट्रैक्शन हो गया, एंटीबॉडी एंटीजन मीडिएटेड सिस्टम। क्लियर है। तो बी लिम्फोसाइट घर वाली लड़की, टी लिम्फोसाइट बाहर वाली लड़की। जो बी लिम्फोसाइट वाली थी वो डेवलप भी उधर हुई और मैच्योर भी उसी घर में हुई, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट थी उसको डेवलप कहाँ हुई थी, बोन मैरो कैविटी में, लेकिन उसको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेज दिया गया था, थाइमस ग्लैंड में। उसको बोला कोई इसमें वो नहीं देखना, कौन आया कौन गया नहीं देखना। अगर आपको पता डाउट हो रहा है कि ये हमारे
बॉडी में घुस गया है बाहर से तो उसको डायरेक्ट अटैक कर देना है। तो डायरेक्ट क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं CMIS। एंड जो बी लिम्फोसाइट होती है, घर वाली लड़की, वो पहले क्या बनाएगी, जो बैक्टीरिया अपने साथ क्या लाएगा, एंटीजन लाएगा। और जो बी लिम्फोसाइट है उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। उसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम। क्लियर है? आज तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो फटाफट से आधे घंटे के अंदर चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपना, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। अपनी स्पीड बढ़ानी होगी अभी क्योंकि हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। जो आरबीसी थी वो 99% थी, जबकि जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितना था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से 1%। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं 1.5 से 4.5 लाख, कितनी, 1.5 से 4.5 लाख पाई जाती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये सेरोटोनिन रिलीज़ करती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ करती हैं और ये एंडोथेलियम वेसल्स को रिपेयर करती हैं। अब ये एंडोथेलियम वेसल्स क्या होती हैं, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, प्लेटलेट प्रेजेंट है, ये रास्ता है। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी ब्लड वेसल्स में ये एंडोथेलियम लेयर क्या हुई, रप्चर हो गई, तो वहाँ पर ये प्लेटलेट क्या होती है, प्लग बना लेती है और दोबारा से इस एंडोथेलियम लेयर को रिपेयर कर देगी। डेवलप प्लग एंड सेटल डाउन इन एंडोथेलियम फॉर रिपेयरिंग एंड एंडोथेलियम। ओके, जैसे क्या होता है कि कई जो रोड होती है वो पूरी रोड साफ़ है लेकिन कुछ जगह क्या हो गया, गड्ढा हो गया है, तो वहाँ पर वो पेस्ट मिला देते हैं और वो गड्ढा सही कर देते हैं। वही काम करती हैं प्लेटलेट्स हमारे ब्लड वेसल्स में। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो मल्टीफेलियर ऑर्गन, मतलब हमारे जो ऑर्गन हैं वो ब्लीडिंग शो करने लगते हैं। इनको ट्रीटेड किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जंबो पैक जिसमें ओनली क्या होती हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए क्लॉट पढ़ते हैं फटाफट से। क्लॉट या फिर कोएगुलेशन टाइम, जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो होता है 5 से 8 मिनट का, एंड जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है 2 से 3 मिनट का। अगर क्लॉट मूविंग क्लॉट है तो उसको बोलते हैं एम्बोलस, अगर स्टैटिक क्लॉट है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है, जो मूविंग क्लॉट होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मान लो क्लॉट बन गया हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का और वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो वो ज़्यादा हार्म है क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर स्टैटिक है तो उसको तो फिर भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन जो मूव हो रहा है जिसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं है तो उसको हम इजीली नहीं ढूंढ सकते। अब पढ़ते हैं क्लॉटिंग थ्योरी। मान लो मेरी जो स्किन है ना, इधर कट लग गया, इधर मान लो कट लग गया, तो कट क्या होगा, ये जो इंजर्ड से अब कलट लग गया है, मेरे कट लग गया है, कलट कह रही हूँ, यहाँ पर इंजरी हो गई है मान लो मेरे, ठीक है, कट लग गया है। अब यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ब्लडिंग टाइम 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद क्लॉटिंग टाइम 5 to 8 मिनट्स या फिर 5 to 8 मिनट्स का मान लो। अब क्या होगा, इधर ये जो इंजरी हुई है, इंजर्ड, यहाँ पर जो इंजर्ड सेल है ये निकालेंगी एक्सोकाइनेज, और जहाँ पर भी इंजरी होती है वहाँ पर प्लेटलेट्स काम करती हैं, प्लेटलेट से निकलेगा एंडोकाइनेज। ये एंडोकाइनेज और एक्सोकाइनेज कैल्शियम की प्रेजेंस में एक एंजाइम बनाएंगे जिसको बोलेंगे थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो कि लिवर से निकलता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस और कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन एक्टिव है। जो फाइब्रिनोजन होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, ये भी लिवर से निकलती है। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे एक्टिव। तो फाइब्रिन और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बन जाएगा। मान लो मेरे यहाँ पर कट लग गया, मेरा ब्लड निकल रहा है, अब 2 से 3 मिनट तक ब्लड निकलेगा, उसके बाद क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लॉटिंग जब होगी तो वहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट होगी, एक तो फाइब्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी और किसका जाल बनेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट का जाल बनेगा। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप, एबीओ सिस्टम। ब्लड में जो एंटीजन होती हैं, 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, ए टाइप एंड बी टाइप। एंड जो एंटीबॉडी अगेंस्ट बनती है एंटीजन के,
उसको बोलते हैं स्मॉल ए टाइप एंड बी टाइप। ठीक है, देखो जो एंटीजेनिक प्रोटीन होती हैं ये आरबीसी की सरफेस पर पाई जाती हैं, और जो एंटीबॉडी एंटीजन की अगेंस्ट बनती हैं वो प्लाज्मा में घुली रहती हैं। कैपिटल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी है, या फिर कैपिटल बी एंटीजन और स्मॉल ए एंटीबॉडी है, तो एक दूसरे को कंपैटिबल करेंगे, लेकिन सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नॉन कॉम्पेटिबिलिटी शो करते हैं। देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए होगा आरबीसी पर, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी होगी। पहले डोनर ग्रुप बाद में पढ़ेंगे। और जो बी होगा, बी में एंटीजन होगा कैपिटल बी, एंड इसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी स्मॉल एंटी ए। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए और बी दोनों, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट लड़ाई करने के वाला ही नहीं है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो जीरो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो ए ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए वाले को दे सकता है या फिर ओ वाले को दे सकता है। जो बी ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ या तो बी वाले को दे पाएगा या फिर ओ वाले को दे पाएगा या फिर ले पाएगा, है ना। अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए से भी ए ब्लड ग्रुप वाले से भी ले लेगा, बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ले लेगा, और ओ ब्लड ग्रुप वाले से भी ले लेगा, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ले लेगा। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, ये हर किसी से ब्लड ले सकता है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। बहुत अहंकारी है ये, और किसी से नहीं लेता। ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ओ वाला लेगा, इसको ना ए दे सकते ना बी ना फिर ए बी। जैसे कि एक पर्सन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर ए बी वाला क्या बी को ट्रांसफ़र कर सकता है ब्लड, देखते हैं। ए बी है तो एंटीजन दोनों प्रेजेंट, एंटीबॉडी एक भी नहीं। बी है, बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी एंटी ए। अब इसमें सेम हो गई है जो कि नहीं हो सकती, तो मतलब ए बी वाला ब्लड बी को नहीं देगा, आरबीसी कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आरएच फैक्टर किसने डिस्कवर किया था, वीनर ने। किसमें, रीसस मंकी में। दो तरह के होते हैं, एक होता है आरएच पॉजिटिव और एक होता है आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव मतलब आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट हैं, और आरएच नेगेटिव वो होता है जिसकी आरबीसी गंजी आरबीसी है, उनमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट पाया जाता। तो ऐसे याद रखो, जो आरएच पॉजिटिव है उनके हरे भरे बाल है सर पे, और जो आरएच नेगेटिव है वो टकले हैं, उस पर कोई वो नहीं है एंटीजन। और एंटीबॉडी तो ना आरएच पॉजिटिव में होगी ना आरएच नेगेटिव में होगी। देखो जब आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड आरएच नेगेटिव में जाता है तो 3 से 6 महीने के अंदर उसमें एंटीबॉडी डेवलप करने लगता है। एंटीजन आरएच पॉजिटिव है और एंटी आरएच पॉजिटिव है, अगर दोनों सेम आ गए तो रिएक्शन हो जाएगी और ये बहुत खतरनाक बीमारी डेवलप करती है। देखो एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिसिस एक बीमारी होती है। पहले क्या हुआ, मम्मा और बेबी के बीच में क्या बनता है, प्लेसेंटा। जो हमारी मम्मा है, मम्मा का ब्लड मान लो आरएच नेगेटिव है, और जो बेबी है फीटस में उसका ब्लड क्या है, आरएच पॉजिटिव है। अब मान लो आरएच नेगेटिव मतलब कौन सी है, ये गंजी वाली आरबीसी है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। ये 3 से 6 महीने के अंदर क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। लेकिन जो आरएच पॉजिटिव है, जो बेबी है, उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो जब मम्मा की फर्स्ट डिलीवरी होगी तो आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड होगा वो कुछ मम्मा के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इनकी जो फर्स्ट डिलीवरी होगी वो तो सेफ होगी, लेकिन जो सेकेंड डिलीवरी होगी, आपको याद है फर्स्ट डिलीवरी जब हुई थी तभी आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड मम्मा के अंदर मिक्स हो गया था। अब आरएच नेगेटिव में आपको पता है 3 से 6 महीने तो हो गए होंगे। 3 से 6 महीने अगर हो गए हैं तो मतलब आरएच नेगेटिव जो मम्मा के अंदर ब्लड था, उन्होंने क्या करा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। अब एंटीबॉडी बना ली आरएच पॉजिटिव, लेकिन जो पहला बेबी था, पहले बेबी से मम्मा के अंदर क्या आ गया, ब्लड मिक्स हो गया था, तो कुछ एंटीजन मम्मा के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है आरएच पॉजिटिव और एंटीजन भी प्रेजेंट है आरएच पॉजिटिव। जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर बेबी सेफ नहीं होगा और एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिसिस। ये जो इसको हम
हम एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। यहाँ पर बेबी की डेथ हो सकती है, यहाँ पर बेबी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो आरबीसी होंगी वो क्लम्पिंग हो जाएगी, डायलेशन या फिर रैप्चर हो जाएंगी। तो अगर ऐसी कोई मदर है जिसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो एक बार वो डॉक्टर से चेकअप करा ले, क्योंकि उनकी फर्स्ट डिलीवरी तो सेफ़ हो सकती है लेकिन सेकंड डिलीवरी में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसके लिए टैबलेट दी जाती है और उस टैबलेट का नाम रखा गया है एंटी-डी या फिर रेगोलिन की टैबलेट दी जाती है। अगर नो डाउट अगर फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी अगर आपको पता पड़ता है कि हम RH नेगेटिव हैं और बेबी RH पॉजिटिव डेवलप हुआ है तो कोई बात नहीं, सेकंड जो प्रेगनेंसी होगी उसको आने में टाइम होगा 3 to 6 मंथ का, तो उससे पहले ड्रग्स देते हैं डॉक्टर्स जो कि होती है एंटी-डी या फिर रेगोलिन, तो वो भी काफ़ी सही होती हैं। ओके, चलिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें 2 टाइप्स के टू टाइप्स के फ्लूइड सर्कुलेट होते हैं। पहला ब्लड एंड सेकंड लिम्फ। ब्लड को पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लिम्फ। पहली बात तो लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, WBC और प्लाज्मा, जबकि ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रेजेंट थी। लिम्फ में RBC और प्लेटलेट एब्सेंट होती हैं लेकिन WBC प्रेजेंट होती है। एक मिनट सुनो बच्चों, देखो ये जो प्लस और माइनस का है ना, इसको आप लोग डाउट मत होना। प्लस और माइनस का मेरा मतलब है, प्लस का मतलब प्रेजेंट और माइनस का मतलब होता है एब्सेंट, ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ प्लस माइनस का चक्कर डाउट हो जाओ, प्लस का मतलब है प्रेजेंट है और माइनस का मतलब है एब्सेंट है। तो जो लिम्फ है उसमें WBC प्लाज्मा पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, उसमें RBC और प्लेटलेट एब्सेंट होंगी लेकिन WBC प्रेजेंट होगी। थर्ड, जो WBC होती हैं लिम्फ में वो ब्लड के कंपैरिजन में कम होती हैं लेकिन जो लिम्फोसाइट थी वो लिम्फ में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। जो लिम्फ होता है इसमें क्लॉटिंग डिले होती है एंड क्लॉटिंग प्रोटीन इसमें लेस होती है। जो स्प्लीन होता है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, दिस सिस्टम क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है हमारी बॉडी में, और ये 2 टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन को कंसिस्ट करता है। एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो होता है बोन मैरो कैविटी एंड थाइमस, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है स्प्लीन, लिम्फ नोड या फिर पेयर पैचेस। क्लियर है? तो चलिए, डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले ना हम एक बार ECG पढ़ लेते हैं। ये हमारा टॉपिक उधर रह गया था तो ECG पढ़ लेते हैं। देखो 3 टर्म होती है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और एक टर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो जो टूल होता है जिससे ECG मेज़र करते हैं, जो टूल जिससे करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो प्रोसेस होती है ECG करने की उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और जो ECG एक जो पेज आता है, जो प्रिंट निकल कर आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या होता है, देखो, यू प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविज़न। अ पेशेंट इज़ हुक्ड मॉनिटरिंग मशीन, पेशेंट को मॉनिटर से पिक्ड किया जाता है और उसकी स्किन पर और उसके साउंड पर याद करा जाता है, पिप 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 पी, ऐसे। ओके, तो पेशेंट गोज, अगर पिप 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 पी अगर एकदम स्टैटिक चला गया मतलब पेशेंट को क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। दिस टाइप, जो मशीन को मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो प्रिंट निकल कर आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ECG होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मैंने आपको बताई थी ना, हार्ट बीट जो जनरेट करती है उसके बीच की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, उसको मेज़र करते हैं हम ECG से। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG एज शोन इन फिगर, ये ECG का डायग्राम बना हुआ है। अगर कोई पेशेंट को क्या करा जाता है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स दी जाती हैं जिसमें से कि दोनों रिस्ट में लगाई जाती है और लेफ्ट एंकल में लगाई जाती है, और उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को फॉर अ डिटेल एवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन। हार्ट के फंक्शंस की डिटेल स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो, जल्दी बताओ, ग्राफ में। मल्टीपल लीड्स
मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। कुछ जो ईसीजी जब हम करते हैं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं और कुछ उसके हर्ट के पास में लगाते हैं। तो ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर पी से टी तक उसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें जो पी वेव होती है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। जो QRS है, देखो ये जो है, एक मिनट, जो पी वेव है इसका मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो QRS है, QRS को बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल आ रहे हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। और जो टी वेव होती है, टी वेव रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन को। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स कंडीशन में है, ये बताया गया है ईसीजी में। बस अब लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर। फटाफट से डिसऑर्डर पढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमने पूरा ब्लड सर्कुलेशन इतना फिंगर्स पर पूरा बिल्कुल याद कर लिया कुछ ही टाइम के अंदर। देखो, हाई ब्लड प्रेशर या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। देखो, नॉर्मल जो ब्लड होता है वो होता है 120/80। 120 mmHg होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मतलब, एंड जो 80 mmHg होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जब रेस्टिंग प्रेशर जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम ब्लड प्रेशर को बार बार चेक कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल का, वो आ रहा है 140/90, मतलब 150/90 आ रहा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 80 आ रहा है। लेकिन कोई ऐसा पेशेंट है जिसका बार बार ब्लड प्रेशर 140 से 90 आ रहा है, तो इसका मतलब उसको हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से उसको हार्ट की डिसीज़ हो सकती है, और इसके अलावा उसकी ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है ये हाई ब्लड प्रेशर। पहला डिसीज़ ये दी हुई है एनसीईआरटी में। सेकंड दी हुई है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसको हमने क्या बोला, कैड बोला। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स टू सप्लाई टू द हार्ट मसल्स इट कॉज। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दो बीमारी आती हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है वो क्या करती हैं, जो ब्लड, अब ब्लड जो सबको, जो हार्ट था वो सबको ब्लड की सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। ये हो जाती है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू के डिपॉजिट होने की वजह से, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है, एक्यूट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। एंजाइना जो होती है वो मैन और वुमेन को किसी भी एज में हो सकती है, मिडल एज में भी हो सकती है और एल्डरली एज में भी हो सकती है। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो अफेक्ट करता है। एंड फोर्थ डिसीज़ दी है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब है स्टेट ऑफ हार्ट जो कि पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को हमारे ऑर्गन तक, जितना हमारी बॉडी को ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही बोलते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस। कंजेशन ऑफ लंग्स इसका मेन सिम्टम होता है। हार्ट फेलियर इज़ नॉट सेम एज कार्डिक अरेस्ट। हार्ट फेलियर कार्डिक अरेस्ट के सेम नहीं होता। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है जब उसने स्टॉप ही कर दिया, हार्ट बीट स्टॉप हो गई, उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। और हार्ट फेलियर उसको बोलते हैं जो हमारा हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और हार्ट अटैक का मतलब होता है जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता। फिर से सुनो, ये थोड़े वैसे डाउटफुल वर्ड है। हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर का मतलब होता है, हार्ट फेलियर का मतलब है हमारे हार्ट से जो बॉडी है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सेकंड, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है कि बीट, जो हार्ट बीट है वो स्टॉप हो गई है। थर्ड, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है कि जो हार्ट की मसल्स थी उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया है। क्लियर है।
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। आप लोग जाइए, मैंने जो पढ़ाया है उसको एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर एक बार रीड करना है। एक एक लाइन आपको मक्खन की तरह लगेंगी। आप जाइए, अगर आपने ये लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है, पहले एक बार एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करने के बाद इसको पीवाईक्यू लगाओ, चैप्टर आपका कंप्लीट। इसके बाद कोई भी टॉपिक आपका बाहर नहीं बढ़ेगा। मैंने इसमें कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के अलावा भी ऐड कराए हैं, ताकि अगर आप और कोई एग्ज़ाम भी देते हो, नीट के अलावा और कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें ये पॉइंट आते हैं तो आप उनको भी टैकल कर पाओ। तो अगर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। और अगर आपको बेटर लगा, अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर, तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। नेक्स्ट संडे को एक और वन शॉट के साथ आएंगे, क्लियर है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करो और कंसिस्टेंट रहो अपने गोल्स की तरफ। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।